हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगलों की दक्कन नीति। मुगलों की दक्कन नीति की जब हम बात करते हैं तो पहला जो प्रश्न है जो संभवतः हमारे दिमाग में आता है वो है कि मुगल जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुगलों से क्या संबंध अर्थ, मुगलों का क्या अर्थ है और दक्कन का अर्थ है। जहाँ तक हम मुगल की बात करते हैं, मुगलों का अर्थ है एक राज्य। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी और अकबर ने इसको बढ़ाया था, और उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर, उनके पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने लंबे समय तक 1707 ईस्वी तक मुगल राज्य पर शासन किया था। तो एक तरह से 1556 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल शासकों की दक्कन भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है दक्कन। दक्कन दक्कन बेसिकली एक क्षेत्र है जो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है। और भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो उत्तर भारत और दक्कन को विंध्याचल पर्वत अलग करता है। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है उसे मुख्यतः दक्षिण का पठार या दक्कन कहा जाता है। तो दूसरा, अब मुगल कालीन भारत में, जहाँ तक मुगल कालीन भारत की बात हम करते हैं, मुगल कालीन भारत का संबंध यहाँ हम ले रहे हैं 1556 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच। और इन सालों में जो मुगल कालीन दक्कन के राज्य हैं, जिसको हम दक्कन का क्षेत्र कह रहे हैं, उसमें हमें 3-4 राज्य दिखाई देते हैं। जैसे पहला राज्य है खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और मराठा राज्य। इनमें 3 बड़े राज्य हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और 17वीं शताब्दी में हम देखेंगे इसी क्षेत्र में एक नया राज्य उत्पन्न होगा, मराठा राज्य। और इसी शताब्दी में, जिस शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी में यहाँ और 2 और राज्य हैं, बीदर और बरार। लेकिन बीदर और बरार को अहमदनगर और बीजापुर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो जिस दक्कन की हम बात कर रहे हैं, यदि हम उसको ज्योग्राफी या भूगोल की दृष्टि से देखें तो ये जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र हमें सामने दिखाई दे रहा है स्लाइड्स में, ये जो क्षेत्र है ये वास्तव में दक्कन का क्षेत्र है। इसमें यह अहमदनगर एक बड़ा राज्य है, इसमें गोलकुंडा एक बड़ा राज्य है और बीजापुर एक बहुत बड़ा राज्य है। तो ये जो राज्य हैं, और इसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे खानदेश का एक राज्य है जो संभवतः जो उस समय जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य का एक क्षेत्र है जहाँ पर खानदेश का राज्य है। तो इन राज्यों के प्रति मुगलों ने किस प्रकार की नीति अपनाई, इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब भी दूसरे राज्यों के प्रति कोई नीति अपनाई जाती है या लंबे समय तक एक नीति पर कोई राज्य काम करता है, तो प्रश्न उभर कर आता है कि इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, इसका आधार क्या है। तो आधार, यदि हम मध्यकालीन स्टेट की बात करें, मध्यकालीन राज्य की बात करें जो विस्तार पर आधारित है, तो मुगल राज्य का विस्तार इसका एक निर्धारक तत्व है कि मुगल अपने राज्य का विस्तार दक्कन भारत में करना चाहते थे। इसलिए इन इन राज्यों के प्रति जो उनकी नीति है वो विस्तारवादी है। अब ये विस्तारवादी नीति क्यों अपनाई जा रही है, क्यों इन राज्यों को मुगल जो हैं अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं, तो उसका एक सीधा सा उत्तर है कि वो जो दक्कन के संसाधन हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। दक्कन के राज्यों को जीत कर उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दक्कन के जो राज्य हैं, चाहे अहमदनगर है, खानदेश है, या बीजापुर है, या गोलकुंडा है, ये इनकी स्थिति एक आंतरिक रूप से ये कमजोर राज्य हैं। यहाँ के जो राज दरबारी हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें गुटबाजी है। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिन राज्यों में, वो है कि ये राज्य आपसी संघर्ष में भी लिप्त हैं। जैसे
बीजापुर और अहमदनगर का जो संघर्ष है सोलापुर के इलाके को लेकर, एक लंबा संघर्ष इन दोनों राज्यों में चलता है। इसी तरह का संघर्ष हमें गोलकुंडा और बीजापुर के रूप में के बीच भी दिखाई देता है। तो संघर्षशील राज्य है ये, और इसीलिए मुगल शासकों को ललायित करते हैं कि इन पर ये जो इनके जो शासक हैं उनको हटाकर अपना राज्य स्थापित कर सकें। इसके साथ साथ ये जो एरिया है जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, ये एरिया जो है, जो दक्कन का भारत है, वो उसमें एक लंबा पूर्वी समुद्री तट है, पश्चिमी समुद्री तट है। तो उस तट से विदेशी व्यापार भारत में हो रहा है और मुगल जो हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा प्रश्न है कि यहाँ इन राज्यों के प्रति अपनाई गई मुगल नीति में क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इम्पोर्टेंट है या तात्कालिक परिस्थितियाँ। आरंभ के इतिहासकारों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अधिक महत्व दिया, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने माना कि ये तात्कालिक परिस्थितियों की देन है, और जो हम आगे डिस्कस करने का प्रयास भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें तात्कालिक परिस्थितियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का। जैसा कि हम मानते हैं कि उस समय जो शासक है, ये जो उस समय का जो राज्य है, वो एक तरह से तानाशाही शासन है, निरंकुश शासन है, तो उसमें एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तभी प्रफुल्लित होती है जब तात्कालिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हों। इसलिए इन तत्वों के बात है, यदि निर्धारक तत्वों की यदि हम बात करें तो इनमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तात्कालिक परिस्थितियों का भी है। अब यदि हम बात करें कि मुगल शासकों की जो नीतियां हैं, जिनको हम कह रहे हैं दक्कन नीति है, तो दक्कन नीति में सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल जो शासक अकबर है, उसने एक लंबा संघर्ष किया और उत्तर भारत के राज्यों को हराया, चाहे वो बंगाल से लेकर सिंध तक के और कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। और उसी विस्तार में हम देखते हैं कि मालवा विजय के बाद जो मुगल राज्य की सीमाएं जो हैं वो खानदेश से मिलने लगी, और जब मुगल राज्य की सीमाएं खानदेश के साथ मिलने लगी तो एक तरह से वहाँ के शासक को लगा कि ये जो मुगल सेनाएं हैं ये उसके राज्य पर की तरफ आ सकती हैं। तो आरंभ में हम देखते हैं कि 1564 ईस्वी में मुगल शासक अकबर तथा खानदेश के शासक मुबारक शाह के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। मुबारक शाह अपनी पुत्री की शादी अकबर के साथ करता है, तो एक मित्रता का दौर आरंभ होता है अकबर या मुगल राज्य और खानदेश के बीच। ये दो राज्य हैं, इनके बीच अकबर मुगल राज्य बड़ा राज्य है, खानदेश एक छोटा राज्य है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं मुबारक शाह की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उसका पुत्र अली खान शासक बनता है, और अली खान जब शासक बनता है तो उसके साथ भी दोबारा अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध या शत्रुतापूर्ण संबंधों के प्रश्न पर एक तरह से विचार किया जाता है। और उस विचार में 1577 में अली खान भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसको व्यक्तिगत तौर पर जो है नजराना भेजता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो खानदेश है उसे दक्कन का द्वार भी माना जाता है, कि इस दक्कन को आधार बनाकर अकबर दक्कन के दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना चाहता है। ऐसा हमने देखा पिछली शताब्दियों में भी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्कन के क्षेत्र हैं उनको आधार बनाकर दक्षिण विजय अभियान चलाया था, तो वही नीति दोहराता हुआ यहाँ अकबर हमें दिखाई देता है। और अकबर जो है बीजापुर पर को हस्तगत करने के लिए या बीजापुर को काबू करने के लिए, बीजापुर पर कब्जा करने के लिए खानदेश का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन और इसी दौरान हम देखते हैं कि 1597 ईस्वी में जब मुगल जो हैं
बीजापुर के खिलाफ और जो दूसरी रियासतों के खिलाफ युद्ध चलाते हैं, तो उसी युद्ध में 1597 ईस्वी में अली खां मुगलों की ओर से लड़ता हुआ मारा जाता है। और उसके बाद उसका जो वहाँ का जो नया शासक है, उसका जो उत्तराधिकारी है मीर बहादुर शाह, वो मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर देता है। और अधीनता मानने से इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि उस समय जो है अकबर जो है बीजापुर के साथ युद्धों में उलझा हुआ है, और उसे लगता है कि वो स्वतंत्र पूर्ण राज्य स्थापित कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुगलों ने खानदेश को, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि मुगलों को दक्कन में जाने के लिए आधार चाहिए था, तो मुगलों ने 1600 ईस्वी में खानदेश पर हमला कर दिया। और उस हमले के दौरान जो असीरगढ़ का किला है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट किला है, उसे जीत लिया। और उस असीरगढ़ के किले को एक तरह से दक्कन का प्रवेश द्वार माना जाता है। बड़ा सुदृढ़ किला है, कहा जाता है कि अकबर ने घूस देकर इस किले को जीता। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि असीरगढ़ के किले के जीतने के बाद राजधानी बुरहानपुर को जीत लिया गया और मीर बहादुर को कैद कर लिया गया। मीर बहादुर को कैद कर ग्वालियर के किले में भेजा गया। और उसके बाद एक तरह से जो खानदेश है, खानदेश की एक राज्य के रूप में यहाँ हम समाप्ति देखते हैं। तो अब जो दक्कन के राज्य हैं, अब जो मुगल सीमाएं हैं, जो बुरहानपुर तक पर अधिकार कर चुका है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो 3 बड़े राज्य हैं, ये अब एक तरह से मुगल शासन या मुगल शासकों के अगले जो हैं वो निशाना है। लेकिन अब बात करते हैं हम अहमदनगर की। जो अहमदनगर एक बड़ा राज्य है, जैसा कि हमें पता है कि 1591 तक जो है बाबर लगभग उत्तर भारत में अपना राज्य को सुदृढ़ कर चुका होता है। 1585 के विद्रोह के दमन के बाद जो है वो एक तरह से स्वतंत्र है कि अपने राज्य की सीमाओं को और फैलाए। और उसी संदर्भ में 1591 ईस्वी में वो दक्कन के राज्यों में दूत मंडल भेजता है कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। लेकिन अहमदनगर राज्य का शासक बुरहान मुल्क अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देता है, और उस पर जो है एक तरह से वो मुगलों को आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जब मुगल जो हैं वो अहमदनगर राज्य पर या दक्कन पर अटैक करने की सोच रहे होते हैं, इसी बीच बुरहान मुल्क की मृत्यु हो जाती है। और जो अहमदनगर की सत्ता जो है बुरहान मुल्क की बहन चांद बीबी के हाथ में आ जाती है। चांद बीबी वास्तव में बीजापुर के सुल्तान की पत्नी है, और अपने पति की मृत्यु के बाद वो वापस अपने मायके यानी अहमदनगर आ जाती है, और अपना जो भतीजा है बहादुर, उसकी संरक्षिका बन जाती है। बहादुर अभी इस समय अल्पायु है, और उसकी संरक्षिका चांद बीबी बन जाती है। 1593 में जब मुगल अभियान अहमदनगर के क्षेत्र में चढ़ाई करता है, तो चांद बीबी संघर्षपूर्ण तरीके से उसका विरोध करती है। लंबा संघर्ष चलता है जिसमें चांद बीबी को आरंभिक सफलताओं के बाद असफलता हाथ लगती है, और अंततः 2-3 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1596 में एक संधि होती है, जिसमें चांद बीबी जो है बरार का क्षेत्र मुगलों को देने के लिए तैयार हो जाती है। और मुगल जो हैं अल्पायु जो शासक बहादुर, जो एक बालक है बहादुर, उसको शासक के रूप में स्वीकृत कर लेती है, और जो शासक है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन मुगलों को बरार सौंपने के मामले में जो स्थानीय सरदार हैं अहमदनगर के, वो चांद बीबी से नाराज हो जाते हैं, और एक तरह से ये जो संधि है ये संधि भंग हो जाती है।
एक तरह से हम देखते हैं कि चांद बीबी की स्थिति वहाँ कमज़ोर होने लगती है। जब मुग़लों को लगता है कि बरार उन्हें नहीं सौंपा गया, तो मुग़ल 1597 ईस्वी में एक दूसरा अभियान भेजते हैं और इस अभियान में वो सूपा की लड़ाई में जीत जाते हैं। सूपा की लड़ाई के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इस लड़ाई में खानदेश का शासक मारा जाता है, लेकिन अस्थि के युद्ध में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और यहाँ एक जो शहजादा है मुराद वो भी मारा जाता है। तो एक तरह से ये जो लंबी लड़ाई है, इसमें मुगल जो हैं वो जीत तो नहीं सकते, लेकिन उनकी जो सेनाएं हैं वो निरंतर वहाँ अहमदनगर के क्षेत्र में टिकी रहती हैं। ऐसी स्थिति में 1600 ईस्वी में अहमदनगर के जो सरदार हैं वो चांद बीबी की हत्या कर देते हैं और मुगल जो हैं वो अहमदनगर को जीत लेते हैं। तो एक तरह से अहमदनगर की 1600 में जीत को मुगलों द्वारा जीत लिया जाता है और अहमदनगर का जो क्षेत्र है उसमें बरार का क्षेत्र है, खानदेश का क्षेत्र है और अहमदनगर का मुगल राज्य के नए सूबे बना दिए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1590 से 95 के बीच अकबर जो है अपने पूरे राज्य को 12 सूबों में विभाजित करता है और 3 नए सूबे उनमें शामिल हो जाते हैं और इस तरह से मुगल राज्य में जो सूबों की जो संख्या है वो 15 हो जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र जीता गया क्षेत्र है जिसको हम कह रहे हैं अहमदनगर राज्य का, ये जीत तो लिया गया है, यहाँ मुगल सेनाएं तो पहुंच गई हैं, लेकिन अभी बड़ा संघर्ष मुगलों को करना पड़ता है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जो स्थानीय जो जमींदार हैं वो मुगलों का साथ नहीं देते और मुगल जो हैं इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख सकते। इसी तरह से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जैसा कि हमें पता है कि इस क्षेत्र को जीत लिया गया है मुगलों द्वारा, लेकिन यहाँ एक नया सरदार उभरता है जिसका नाम है मलिक अंबर। वो एक नए राजकुमार को, जिसकी जो अल्पायु है, उसको शासक बनाकर और मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ता है। ये उसी तरह का अभियान है जिसमें जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई जाती है और काफ़ी लंबे क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर जो है वो अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, मुगलों से छीन लेता है। ऐसी स्थिति में जो मुगल शासक जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और उसका ध्यान इन क्षेत्रों पर जाता है और वो 1608 ईस्वी में खाना के नेतृत्व में एक मुगल अभियान भेजता है, लेकिन इसे ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। उसके बाद 1610 ईस्वी में मुगल अभियान भेजा जाता है जिसका नेतृत्व खाने जहां लोदी करते हैं और इसको भी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती क्योंकि मलिक अंबर जो है वो स्थानीय जो जमींदार हैं उनके साथ मिलकर मुगलों को बार बार तंग करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1612 ईस्वी में खाने खाना के नेतृत्व में फिर जहांगीर द्वारा एक अभियान भेजा जाता है और ये आरंभिक सफलताओं के बाद ये भी असफल ही सिद्ध होता है। और इसके बाद हम देखते हैं 1617 ईस्वी में एक बार फिर अभियान भेजा जाता है और इस अभियान में जो पहले खाना और खाने जहां लोदी के साथ साथ जो खुर्रम है, जो शाहजहां का, जो जहांगीर का पुत्र है, उसे भेजा जाता है और इस बार जो है बड़ी मुगल सेनाएं वहां जाती हैं और ये जो सेनाएं हैं ये एक तरह से जीतती चली जाती हैं और जो मलिक अंबर है उसे एक तरह से अधीनता या संधि करने के लिए विवश करती है। वास्तव में जो मलिक अंबर है, मलिक अंबर मुगलों का विरोध करने के लिए बीजापुर तथा गोलकुंडा की सहायता लेने का प्रयास करता है। वो वास्तव में दक्कन का एक संघ बनाने का प्रयास करता है, बार बार दक्कन का संघ बनाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा में संघ आपसी मतभेद हैं, इसलिए जो संघ है ज़्यादा सफल नहीं होता। लेकिन जब ये संघ कई मुद्दों पर, कई अवसरों पर सफल होता है तो उसमें जो है मुगलों को भारी जान माल की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये जो संधि है, जो जिसको हम कह रहे हैं खुर्रम और मलिक अंबर के बीच, ये ज़्यादा स्थायी नहीं रहती और उसके बाद एक बार फिर मुगल शासक जो है जहांगीर को एक बार फिर
शाहजहां या खुर्रम को एक बार फिर भेजना पड़ता है और इस अभियान में उसे सफलता मिलती है। वो मलिक अंबर द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लेता है और यही जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब नियंत्रण हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में एक और परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आता है मुगल दरबार में नूरजहां का प्रभाव बढ़ने के कारण शाहजहां अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है और वो विद्रोह कर देता है। वास्तव में जो नूरजहां है वो समझती है कि दक्कन में शाहजहां को जो सफलताएं मिल रही हैं इससे उसका कद बढ़ रहा है और वो उसका जो कद है वो एक तरह से उसके लिए चिंता का विषय है। इसलिए वो उसे वहां से हटाकर उत्तर पश्चिम सीमांत में भेजना चाहती है, लेकिन शाहजहां इसका विरोध करता है और उस विरोध का कारण उसकी विरोध की परिणति जो है शाहजहां के विद्रोह के रूप में होती है और शाहजहां विद्रोह कर देता है तो राज्य में एक अशांति का दौर शुरू होता है और अकबर का जहांगीर का सारा ध्यान जो है अपने पुत्र शाहजहां के विद्रोह को दबाने में लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मलिक अंबर अहमदनगर के उन क्षेत्रों पर अपना दोबारा प्रभाव बढ़ा लेता है। तो ऐसी स्थिति में, इन सब स्थितियों में हम देखते हैं कि एक लंबा संघर्ष चलता है। इस संघर्ष के बाद हम देखते हैं मलिक अंबर जो है अहमदनगर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है उन क्षेत्रों पर और वो वहाँ के जो राजा है उसके नाम पर शासन करता है और वहाँ ने प्रशासनिक सुधार करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 1627 में शाहजहां नया शासक बनता है और उसे दक्कन के बारे में भली भांति पता है। उसे पता है कि बीजापुर और अहमदनगर, ये दो जो क्षेत्र हैं, इनमें अहमदनगर के राज्य में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक बीजापुर को अलग न किया जाए। दूसरा एक और रणनीति बनाता है, वो मराठों को भी अहमदनगर क्षेत्र से अलग करना चाहता है। इसलिए बड़ी संख्या में अहमदनगर क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले जो मराठा हैं उनको अपनी ओर मिलाता है और बीजापुर के साथ संधि करता है। और इस पूरी तैयारी के बाद 1629 ईस्वी में अहमदनगर पर हमला करता है और जब हमला करता है और उसे बड़े पैमाने पर सफलता भी मिलती है, वो युद्ध में जीतता चला जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो अहमदनगर के जो सेनापति हैं वो बीजापुर से सहायता का संदेश भेजते हैं और बीजापुर को लगता है कि अहमदनगर के पतन के बाद अगला नंबर बीजापुर का है, इसलिए अहमदनगर की सहायता करते हैं। और अहमदनगर की जब वो सहायता करते हैं तो उस जो शाहजहां को जो सफलता मिल रही दिखाई प्रतीत होती है वो एक तरह से उसकी उम्मीद पर एक तरह से कुठाराघात होता है। तो एक तरह से ये जो अभियान है, इस तरह की जो नीति है, ये शाहजहां की असफल होती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो है शाहजहां 1630 के बाद एक नए तरीके की नीति लेकर आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि 1633 ईस्वी में एक बड़ी सेना को वो अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। वहाँ का शासक हुसैन बंदी बना लिया जाता है क्योंकि इस समय तक जो है मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र जो फतेह खां है वो उतना अधिक जो है चतुर नहीं है, कूटनीतिज्ञ नहीं है और एक तरह से अहमदनगर राज्य की जो है समाप्ति हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो अभियान है शाहजहां उस दक्कन के विरुद्ध अभियान है, तो अगला जो राज्य है वो है बीजापुर का। हम देखते हैं कि बीजापुर के खिलाफ जो है शाहजहां एक बड़ी सेना भेजता है। वो उसी अभियान का एक अंग होती है जो दक्कन के खिलाफ चलाया जाता है और काफी बड़े एरिया को दक्कन के जीत लिया जाता है। एक बहुत बड़ा एरिया है दक्कन का जिसे जीत लिया जाता है और बीजापुर को एक तरह से
हार के लिए विवश कर दिया जाता है और हार कर 1636 ईस्वी में बीजापुर के शासकों को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है। और उस संधि में न केवल वो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, बल्कि अहमदनगर का बहुत सा हिस्सा जो उन्होंने प्राप्त कर लिया था वो वापस मुगलों को देते हैं। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष नजराना भेजने का जो वादा है वो करते हैं। और इसके साथ साथ वो गोलकुंडा के खिलाफ अभियान में मदद करने का भी एक तरह से आश्वासन देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला राज्य है वो गोलकुंडा है। गोलकुंडा के खिलाफ भी 1635 के बाद एक लंबा अभियान चलता है और गोलकुंडा के शासकों को लगता है कि अहमदनगर बीजापुर के बाद अब उनकी बारी है। लेकिन वहाँ के शासक बड़ी चतुराई से काम लेते हैं और 1636 में मुगलों के साथ संधि करते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ नजराना भी भेजते हैं, प्रतिवर्ष नजराना भेजने का आश्वासन देते हैं। तो एक तरह से 1636 ईस्वी में मुगल जो हैं अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन लाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि बीजापुर तथा गोलकुंडा पर जो सीधा राज्य स्थापित नहीं किया जाता और उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थानीय जो स्वायत्तता है वो दी जाती है, लेकिन वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो शाहजहां की दक्कन नीति का ये चरमोत्कर्ष है, एक तरह से चरम है उनकी इस नीति का। उसके बाद इस क्षेत्र को इस क्षेत्र की निगरानी के लिए जो दक्कन की सूबेदारी है शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को देता है और औरंगजेब जो है वहाँ का सूबेदार बनता है। लेकिन औरंगजेब जो है वो गोलकुंडा को, जैसा कि हमें पता है कि गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन औरंगजेब जो है गोलकुंडा को जीतने का प्रयास करता है। ये वास्तव में अपने पिता की जो नीति है उससे अगला कदम था, उससे एक कदम आगे की बात थी। वो गोलकुंडा के स्वतंत्र जो अस्तित्व है उसको समाप्त करने का प्रयास करता है और सेनाओं को उसके खिलाफ भेजता है। लेकिन यहाँ जो है शाहजहां जो है उसे इस मामले में अधिक जो है उसकी सहायता नहीं करता, या दूसरे शब्दों में कहते हैं उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास करता है कि जो दक्कन की जो नीति है वो एक तरह से उसको दक्कन को राज्य के सीधे नियंत्रण में ना लाकर उस पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाए, जो कि शाहजहां की नीति का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन औरंगजेब जो है वो सीधा नियंत्रण में लाना चाहता है। उसके बाद जो है औरंगजेब इस एरिया की काफ़ी लंबे समय तक देख रेख करता है, लेकिन उसके बाद उसे उत्तर पश्चिम में भेज दिया जाता है और उत्तर पश्चिम में बल्ख और के खिलाफ अभियान छेड़ता है और एक लंबा समय उधर गुजारता है। और जो शाहजहां की उत्तर पश्चिम की जो नीति है उसमें पहले और वो सभी शहजादों को भेजा जाता है और लास्ट में औरंगजेब को भेजा जाता है। उधर से जब 1650 के बाद हम देखते हैं कि वहाँ अधिक सफलता नहीं मिलती, बल्कि राज्य को आर्थिक नुकसान ही होता है। तो दोबारा जो है औरंगजेब की नियुक्ति दक्कन के सूबेदार के रूप में होती है। जब औरंगजेब की दक्कन के सूबेदार के रूप में दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्ति होती है, तो एक बार पुनः औरंगजेब अपने जो वो काम छोड़ के गया था उसे पूरा करने का प्रयास करता है और बीजापुर और गोलकुंडा पर हमलों का प्रयास करता है। और एक लंबा संघर्ष चलता है बीजापुर और गोलकुंडा के साथ। और इन गोलकुंडा और बीजापुर के साथ जो संघर्ष है मुगलों, जो औरंगजेब के जो संघर्ष हैं, औरंगजेब की जो लड़ाइयाँ हैं एक राजकुमार के रूप में, वो एक तरह से उनमें सफलता बहुत मिलती है और एक समय लगता है कि बीजापुर और जो गोलकुंडा है उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित जो है औरंगजेब कर लेगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जो शाहजहां उस समय तक जो अपने बड़े पुत्र दारा को वली अहद घोषित कर चुका होता है और एक तरह से वो जो युवराज के रूप में काम करना शुरू कर देता है। और वो भी जो है औरंगजेब की इस नीति से या औरंगजेब की इस रणनीति से इत्तेफाक नहीं रखता कि जो दक्कन के राज्य हैं उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित करें। तो एक तरह से
और इसी बीच हम देखते हैं कि दक्कन में जो शाहजहां के बीमारी की सूचनाएं पहुंचनी शुरू हो जाती हैं और जो शहजादों के बीच लड़ाई का एक अगला दौर शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब जो है इस नीति को, ये जो अभियान है, इन्हें छोड़ उत्तर भारत की तरफ लौटने का प्रयास करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है औरंगजेब की दक्कन नीति, जो उत्तराधिकार के युद्ध में 1658 ईस्वी में जीतकर एक तरह से शासक बनता है और उसके बाद दक्कन के खिलाफ, एक दक्कन के जो राज्य है उनके प्रति एक अलग नीति अपनाता है, जिसे हम दूसरे भाग में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।